गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ेंगे PU1 का फर्स्ट लेसन है बड़े घर की बेटी और उनके लेखक है प्रेमचंद। लेखक परिचय। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। आप सभी जानते हो लेखक प्रेमचंद जी के बारे में। बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध लेखक थे वो। आपके पिता का नाम अजैब राव तथा माता का नाम आनंद देवी था। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। एक ही मानसरोवर जो भाग है उसमें से पूरी कहानियां उनकी लिखी रखी हुई है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सभी श्रेष्ठ कहानी है, उसमें से प्रेमचंद जी की बड़े घर की बेटी एक प्रसिद्ध कहानी है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार, सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार कहा गया है उनको। उन्होंने कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है, इसलिए वो इतने प्रसिद्ध हुए। उन्होंने छोटी छोटी बातों को समाज के सामने लाने का इतना अच्छा प्रयास किया, वो भी अपनी सीधी सरल भाषा में। ऐसी ही कहानी है बड़े घर की बेटी। उन्होंने गृहस्थ जीवन का वर्णन यहाँ पर किया है और वो कहते हैं जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है, सर्वसामान्य बात है जो हमारे घर में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीखंड के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। यहाँ पर एक बड़े घर की बेटी की कहानी, प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कहानी लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एक बड़े घर की बेटी है, उनका पति है श्रीखंड, और एक संपन्न घर की लड़की और एक अभावग्रस्त घर में आकर रूढ़िग्रस्त तथा अभाव से पूर्ण घर में अनुकूल बना लेती है। वहां का वातावरण वो बदल देती है। एक दिन श्रीखंड के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों में अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी। सात्विक मीन्स जो अच्छी भली जो वृत्तियां हैं, उसकी गुण है उसके, वो जाग उठे। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। कितना अच्छा और सुंदर वाक्य उन्होंने यहाँ पर कहा है। जहाँ पर अच्छे संस्कार हो और ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं, उनके बारे में उन्होंने कहा है उच्च घर की, उच्च कुल की आदर्श महिलाएं, कितने भी कष्ट उन पर आने दो, कितने भी कष्ट सहकर अपमानित होकर वो अपनी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। यही इस कहानी का संदेश है। उन्होंने अपनी कहानी से उन्होंने छोटी छोटी बातों को समाज के सामने रखा है। एक गृहस्थ जीवन, एक स्त्री की क्या उसका भूमिका होती है घर में, कैसे उसको रहना चाहिए और कैसे उसके संस्कार होने चाहिए, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक कथा लिखी, एक कहानी लिखी बड़े घर की बेटी। और उन्होंने ये संदेश दिया समाज में जो महिला है उनको कि कैसी होती है उच्च घर की या उच्च कुल की लड़कियां, महिला, और वो कैसे आदर्श सबके सामने प्रस्तुत करती है। कितने भी उनको ऊपर कष्ट आए, वो कितनी बार अपमानित हो, फिर भी वो अपनी मर्यादा को छोड़ती नहीं। यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों से आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। बहुत बड़ा पाठ है। उसमें बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य संपन्न थे। यहाँ पर एक बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के रहने वाले हैं और वो बहुत ही संपन्न घर के थे, जमींदार थे, नंबरदार थे
मीन्स संपन्न घर से थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर से अस्थि पंजर के सिवा और कुछ सेच न रहा हो। पर घर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ। उनके बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। यहाँ पर उन्होंने जमींदार और नंबरदार कहा है बेनी माधो सिंह को, लेकिन पहले थे वो बहुत संपन्न घर के थे। गांव में पक्का तालाब, मंदिर, जिसकी मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। उन्होंने ही किया हुआ था वो सब। उनके दरवाजे पे कहा जा कहते थे लोग कि हाथी झूमते थे। बहुत संपन्न घर था। अभी ऐसे कुछ नहीं है। एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि मीन्स उसकी हड्डियां दिख रही है, और वो उनके सामने घर के सामने है। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। और बेनी माधव सिंह ने अपने आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को भेंट दी थी। उनकी वर्तमान आय कभी ज्यादा नहीं थी, 1,000 महीने की थी। और उनके दो बेटे थे। एक का नाम है श्रीकंठ, और उसने परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। उनके दो बेटे थे। एक का नाम था ठाकुर जी के दो बेटे थे। एक का नाम था श्रीकंठ और दूसरा लाल बिहारी। और वो क्या करता था, कैसे था, दोहरे बदन का सजीला जवान, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती और भैंस का ताजा दूध, 2 सेर दूध वो डेली पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों का उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। और जो उनका दूसरा भाई था श्रीकंठ, जो बड़ा भाई, वो उनसे विपरीत था। किससे? लाल बिहारी से पूरा विपरीत था। वो अच्छा था, वो सेहतमंद था, सजीला जवान था, चौड़ी छाती वाला था। लेकिन यहाँ पर श्रीकंठ था, वो उससे पूरा विपरीत था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत किसमें लगाई थी? बीए, जो डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स करने में लगाई थी। और इन 2 अक्षरों पर न्योछावर किया था उसने सब कुछ अपना। और वो अब कैसे दिखने लगा था? शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था उसने। पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई करते करते वो कैसे हो गया था? पूरा कांतिहीन मीन्स निस्तेज हो गया था। इसी से वैदिक ग्रंथ पर उसका विशेष प्रेम था। वैदिक ग्रंथ पर उसका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। और जो आयुर्वेदिक औषधि थी उनके ऊपर उसका बहुत विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में पाया खरल की सुरीली कर्म मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों की बड़ी लिखा पड़ी रहती थी। खरल मीन्स जहाँ पे पत्ते वगैरह पीसते हैं, देखो पत्थर का मेडिसिन, आयुर्वेदिक के मेडिसिन वगैरह औषधि बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खरल। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखी पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे।
वो अच्छे खासे पढ़े हुए थे, फिर भी उनको सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थी। वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। वो क्या करते थे, जहाँ रामलीला होती थी दशहरे में, वहां पर वो उसमें भाग लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। वो अपने धर्म का गुणगान करते थे, हिंदू सभ्यता का गुणगान करते थे, और वही उनकी धार्मिकता का एक प्रधान अंग था, मुख्य मुख्यपूर्ण भाग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। वो समझते थे कि सम्मिलित कुटुंब से ही देश और समाज का क्या हो जाएगा, समाज की प्रगति हो सकती है। आजकल की जो स्त्रियां हैं, आजकल की लड़कियां हैं, वो सम्मिलित कुटुंब में रहना नहीं चाहती। उनको क्या चाहिए, सब अलग चाहिए। तो वो मानते थे कि ये देश और जाति और देश दोनों के लिए उसको हानिकारक मानते थे। और इसी कारण, उनकी ये सोच के कारण गांव की लड़कियां, ललनाएं, गांव की स्त्रियां, महिलाएं उनको क्या करती थी, उनकी निंदा करती थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी इस बात से उनसे नाराज थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को कष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। श्रीकंठ की पत्नी मानती थी, उसको ये नहीं था कि वो सम्मिलित परिवार में रहना नहीं चाहती थी, या अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी, या अपने देवर को पसंद नहीं करती थी। ऐसे कुछ नहीं था। उसका विचार ये था कि किसी परिवार में एक लड़की का ज्यादा ही शोषण हो रहा है, या उसको बहुत ही परेशानी हो रही है, तो वो अपनी खिचड़ी में अपना संसार अलग से बसा सकती है। उसको उधर रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे वो मानती थी। और वो समझती थी कि आए दिन वो झगड़ा, आए दिन वो कलह से अच्छा है कि वो अपनी खिचड़ी अलग पका सकती है। उसके विचार ऐसे थे। लेकिन उसके जो पति थे, वो मानते थे कि लड़कियों को क्या करना चाहिए, सम्मिलित परिवार में ही, कुटुंब में ही रहना चाहिए, कुटुंब विभक्ति नहीं होनी चाहिए। आनंद एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानून, अनरेसी, मजिस्ट्रेटरी और रून, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है, यहाँ सभी विद्यमान थे। एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित तालुकेदार थे उसके पिताजी आनंदी के। उसके घर में सब कुछ था और एक संपन्न घर की वो लड़की थी। नाम था भूप सिंह, और उसके पिताजी का नाम क्या था, भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। देवयोग में नसीब से सभी लड़कियां, जो 7 लड़कियां थी, वो क्या हो गई, जीवित रही। ऐसा क्यों कहा था कि पहले क्या होते थे, बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, लेकिन उनकी एक भी लड़की ऐसे नहीं हुई, सभी की सभी जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए। पहले 3 बेटियों की शादी उन्होंने दिल खोल करके बहुत सारा पैसा खर्च किया, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। 3 बेटियों की शादी करते करते धूमधाम से शादी की, लेकिन 15-20 हजार उनके ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। अभी उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने हाथ भी अपना समेट लिया। मीन्स उन्होंने समझ लिया, इतना मैं खर्चा करूंगा तो ये कर्ज मेरे से नहीं भुगत पाऊंगा उसको।
वो अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। आनंदी उनकी चौथी लड़की थी और वो सबसे सुंदर भी थी और गुणवान भी थी। इसे ठाकुर ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। वो कहते हैं प्रेमचंद जी कि जो घर में सुंदर बच्चे होते हैं उनके लाड़ प्यार भी ज्यादा होते हैं और माँ बाप भी उनको बहुत चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करूं। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और नहीं नहीं न यही स्वीकार था कि उसे अपने ही भाग्यहीन समझना पड़े। वो अभी चिंतित थे क्योंकि उनकी वो प्यारी बेटी थी और वो समझते थे कि जैसे 3 बेटियों की मैंने धूमधाम से शादी की उसकी भी मैं वैसे ही करूंगा। लेकिन अभी उनके ऊपर कर्ज का बोझ भी था और वो अपना कर्ज नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसलिए वो अभी क्या थे, चिंतित थे। और मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरी बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा, अच्छे घर में उसका ब्याह नहीं होगा तो उस खुद को क्या समझेगी, भाग्यहीन समझेगी। इसलिए वो सोच रहे थे। एक दिन श्रीखंड उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नगरीय प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीखंड सिंह का आनंद के साथ ब्याह हो गया। एक दिन क्या हो गया, श्रीखंड भूप सिंह के घर यहाँ पर चंदा मांगने के लिए आए थे और उन्होंने श्रीखंड को देखा, उनको अच्छा लगा लड़का और उन्होंने उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। जिस घर से आई थी वहां पर हाथी घोड़े, अच्छा महल, अच्छा खान पान सब कुछ था। वहां पर सब उसकी वहां पर सुख सुविधा थी। लेकिन जिस घर से वहां आई थी और जिस घर में वह आई थी वहां पर बहुत फर्क था। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ। देखो, अच्छे घर से आई थी घूमने के लिए, बाग में वो स्लीपर लेके आई थी लेकिन यहाँ पर बाग ही नहीं था। मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। ये सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। ये सीधा सादा गांव का एक क्या था, मकान था। मकान में खिड़कियां भी नहीं थी, जमीन पर फर्श भी नहीं थे और एक कहीं दीवार पर तस्वीर भी नहीं थी। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस समय नई अवस्था में कि ऐसा अलखुन बना दिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही ना हो। देखो, इतनी अच्छी घर की बेटी, इतने बड़े घर की बेटी और ऐसे घर में आई जो देहाती गृहस्थ एक मकान में आई और उसने खुद को ऐसे अनुकूल बना दिया, उसमें ढाल दिया और ऐसे सोचने लगी कि मैं कभी ऐसी चीजों का मैंने कभी देखा ही नहीं है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावस से बोला, जल्दी से पका लो, मुझे भूख लगी है। भावस मीन्स भाभी। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठी। व्यंजन मीन्स पकवान। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने कब घी मांस में डाला दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। देखो, वो खुद ही क्या लेके आया था, चिड़िया लेके आया था और उसने अपनी भाभी को बोला कि इसको मुझे पका के दो। और बड़े घर की बेटी थी वो, उसको नहीं पता था कि कितना बचाना है, कैसे रखना है, किफायत कैसी करनी है। उसने सब जो पाव केजी घी था, पाव सेर, पहले कैसे पाव केजी से नहीं मानते नापते थे, सेर से मापते थे। वो सेर मीन्स लगभग 1 केजी के समान होता है और पाव मीन्स उससे उसका पाव भाग। जैसे 1 केजी का 250 ग्राम होता है वैसे पाव सेर, सेर का पाव भाग। उसने जो घी था वो सब उस चिड़िया की मांस बना रही थी उसमें डाल दिया और दाल उसने ऐसे ही बना दी। तो उसने पूछा कि दाल में घी क्यों नहीं है, तो उसने बोला कि पूरा मांस में मैंने वो घी
डाल दिया। तो उसको गुस्सा आया और वो बोलता है, परसों ही तो इतना घी लाया था, आज तक कैसे खत्म हुआ? आनंद ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। अब ये क्या था? जो उसका लाल बिहारी, कौन था उसका? देवर था। और उसके लिए उसने खाना बनाया, जो घी था उसके लिए ही डाला उसने, लेकिन दाल में घी नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया? चिढ़ उठा। क्षुधा मीन्स कमजोर। उसकी सोच क्या थी? कमजोर थी। सूखी लकड़ी क्या हो जाती है? जल्दी जल उठती है। उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर, बावला मीन्स जल्दी गुस्सा होने वाला, मनुष्य क्या हो जाता है? जल्दी गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावस की यह डिढ़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती है। गुस्से से बोला, ऐसे घी का आपने इस्तेमाल कर रही हो जैसे कि आपके मायके में क्या हो रही है? घी की नदी बहती है। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उसे नहीं सही जाती। देखो, प्रेमचंद जी कहते हैं, जो स्त्रियां होती है, आपने देखा भी होगा, उसका अनुभव किया भी होगा, स्त्रियां जो होती है वो क्या करती है? मार भी खाएगी, गालियां भी खाएगी, लेकिन अपने मायके को कभी किसी से भला बुरा नहीं सुनेगी मायके के लिए। और उसको क्या हो जाता है? उस समय गुस्सा आ जाता है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। और वो बोलती है, हाथी मरा भी तो भी कितने लाख का होता है? 9 लाख का होता है। वैसे मेरा घर है, और मैं, मेरे घर में इतना घी नाई कहार डेली खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूं। और लाल बिहारी इतनी सी बात पर क्या हो गया? चिढ़ गया और बोला, जी चाहता है कि आपकी जीभ पकड़ कर क्या करूं? खींच लूं। देखो कितना उसने दुस्साहस किया। वो उसकी बड़ी भाभी थी, उसमें ये भी मैनर्स नहीं थे कि बड़ों के साथ कैसी बात करनी है। और जो वो मांस लाया था उसी के लिए उसने घी का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था। और कैसे वो का हो जाता है, उसकी छोटी सी बात पर कितना गुस्सा हो जाता है। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चकाते। वो मीन्स अपने पति होते तो तेरा मजा चकाते। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। देखो, और ये कैसे था? उसका इतना बड़ा दुस्साहस किया। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और उसमें पता ही नहीं था कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है। और उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था, उसकी आदत ही ऐसी थी। और उसने क्या किया? एक खड़ाऊ उठाकर, खड़ाऊ मीन्स जूती चप्पल उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। देखो कितना दुस्साहस, क्या कैसे उसके मैनर्स थे। और वो क्या था? अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। श्रीखंड, श्रीखंड जो था, जो इसका पति, वो क्या था? अच्छा पढ़ा लिखा था, समझदार था। लेकिन जो लाल बिहारी था, वो क्या था? अनपढ़ था। और उसने क्या किया? जब चाहे वो अपने पति के ऊपर क्या करता था? हाथ साफ करता था। उसी तरह उसने क्या किया? खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंक दिया।
जिसके गुमान पर। और वो कहने लगा, जिसके नाम पर, गुनाम पर तो क्या है, इतनी हेकड़ी दिखा रही है, तो मैं क्या करूंगा, तुझे भी देखूंगा और उसको भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहित्य, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। उसने गुस्सा, इतना गुस्सा आया था, लेकिन वो चुप रह गई क्योंकि उसका पति उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। श्रीखंड सिंह शनिवार को घर आया करते थे। श्रीखंड हर सैटरडे वो घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। बृहस्पति मीन्स थर्सडे। 2 दिन तक आनंदी खूब घमंड में रही। न कुछ खाया न कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। अंत में शनिवार को वो नीमाकुल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। जैसे ही वो आए तो क्या कि बाहर ही बैठते थे वो, और सबसे समाचार सुनते थे, समाचार बताते थे, एक दूसरे के बारे में बात करते थे, मुकदमों के बारे में बात करते थे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा और सब लोग आकर उनके पास बैठते थे, क्योंकि गांव में पढ़ा लिखा लड़का था। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने को भी सुधि ना रहती थी। श्रीखंड को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। जो भी लोग आए थे सब बैठे थे, बातें कर रहे थे। इसको उसने क्या बोला, पंचायत उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। और आनंदी के पहले ही लाल बिहारी ने किसकी शिकायत की, अपनी भाभी की शिकायत की और बोला, उसको मुंह संभाल कर बात करने के लिए कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्ष्य दी। हाँ, वो बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। देखो, उसको ही दोषी समझने लगे वो दोनों, ससुर और देवर, और उसके पति से शिकायत करने लगे कि यह स्वभाव, उनके पिताजी भी बोले, ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीखंड ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, ये तो आप ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती नहीं। और श्रीखंड ने पूछा, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मायके की लोग अमीर है, इसलिए वो उनके सामने हमें कुछ समझती ही नहीं है। श्रीखंड खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीखंड बोले, बहुत प्रसन्न, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? क्यों हल्ला कर रही हो? घर में क्या हुआ है? श्रीखंड ने अपनी पत्नी से पूछा, उपद्रव क्यों मचा रहे हो? आनंद की तोरियां पर बल पड़ गए। वो सोचने लगी, उसे से देखने लगी कि मैंने क्या किया है। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी और उसको इतना गुस्सा आया था, उसके बदन क्या हो गया था, तब गया था, ज्वाला सी दहक उठी उसके बदन में। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। और वो उनकी बात सुन के आए थे और आनंदी को बोला, क्यों इतना घर में तमाशा हुआ? तो उसका क्या हो गया, गुस्सा आया कि तमाशा किसने किया है। उसको पता था, उसने अभी आनंदी की बात सुनी नहीं थी, तो बोलता है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, पहले बताओ क्या हुआ। आनंदी, क्या कहूँ, मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसके चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाओं से मार कर योना अकड़ता। वो बोलती है, जिसकी लायकी ये नहीं है कि एक गंवार लड़का छोकरा चपरासी के भी लायक नहीं है, वो मुझे आज चप्पल उठाकर, जूती उठाकर मार रहा है और इतना अकड़ रहा है। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ
पता नहीं। श्रीकंठ बोलता है कि मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडे में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया, पर खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मैंने मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो ना ही कहाँ खा जाते हैं, वहाँ के मामूली लोग भी खा जाते हैं, इसलिए उसने कहा, और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। उसने अपनी बात बता दी। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। आंखें लाल होना, बहुत गुस्सा आना। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस, इसने इतना बड़ा दुस्साहस किया, इसमें इतना साहस है। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी। उसने इतना पति आने तक रोका था, लेकिन अभी वो रोक न सके और वो बहुत रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, और पढ़े लिखे भी थे, धैर्यवान भी थे और शांत स्वभाव के थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था, उनको बार बार कभी गुस्सा नहीं आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष को क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। लेखक कहते हैं जो स्त्रियों की आंसू होते हैं उसको देखकर जो पुरुष का जो गुस्सा है वो आप क्या हो जाता है, अधिक भड़कता है, जैसे आग में तेल डालने का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उनको नींद नहीं आई। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। वो बेचैन, उद्विग्नता, वो बेचैन हो गए। क्या करूं, कैसे करूं ये लड़के को। उनको अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि अच्छे घर की बेटी थी और उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया था कि उसने क्या किया था, ये अपनी जूती उठाकर अपने भाभी को उसने फेंका था। तो ये सुनकर बेचारा श्रीकंठ रात भर नहीं सो पाया, बेचैन था वो। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा आप इस घर में मेरा निवाह न होगा, मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। इस तरह की विद्रोही पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। ऐसी कोई बात करता था कि मैं घर में नहीं रहूंगा या घर छोड़ के जाऊंगा, ऐसे लोगों को आड़े हाथ लेते थे, उसी समय पकड़ते थे और सुनाते थे ऐसे नहीं करना है, सभी ने मिलकर घर में रहना चाहिए। अपने कितने मित्रों को उन्होंने आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से करनी पड़ी। जो दुनिया को सिखाता था, जो गांव के सभी लोगों को सिखाता था, आज उसके मुंह से ही ऐसी बात आई और उसको कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। हम क्या करते हैं, उनके परिस्थिति के बारे में नहीं जानते, उनके घर गृहस्थी के बारे में नहीं जानते। और श्रीकंठ क्या करता था, गांव के सभी स्त्रियों को या गृहस्थ जो स्त्रियां हैं जो अलग रहना चाहती थी उनको क्या करता था, समझाता था कि नहीं करना चाहिए। लोगों को, अपने मित्रों को समझाता था कि सभी को एक साथ रहना चाहिए, तभी समाज और देश की क्या है, उन्नति हो सकती है। लेकिन आज ही उसके मुंह से ऐसी बात आ गई थी। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ। इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। श्रीकंठ बोला, मेरा भी घर में इस कोई मान और प्रतिष्ठा है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। इस घर में कोई न्याय नहीं है, अन्याय ही हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, वो उनका क्या कर रहे हैं, जिनका आदर सम्मान होना चाहिए वहां पर उनका अपमान हो रहा है। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। मैं तो घर में रहता ही नहीं, मेरी पत्नी यहाँ पर रहती है और मेरी पत्नी के ऊपर इसने क्या मारा है, खड़ा और जूते मारे हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। अभी मेरी पत्नी के ऊपर उसने खड़ा मारी, ये कोई छोटी बात नहीं है और मैं इसको नहीं सह पाऊंगा।
बेनी बहादुर सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गए। अवाक रहना मीन्स कुछ न बोल पाए वो। उनके पास कोई शब्द नहीं बचे। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देते हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है। या उनको सिर पर चढ़ाना मीन्स उनको उनकी ज्यादा बात सुनना, उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देना इतना अच्छा नहीं है। स्त्रियां क्या करती है, हमेशा ही घर का नाश कर देती है। उनकी हर बात सुनना जरूरी नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ। वो बोलता है, मुझे पता है स्त्रियों को कहाँ रखना है, कैसे उनको रखना है, मुझे सब कुछ पता है। आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आपका आशीर्वाद मिला है, इतना मैं मूर्ख नहीं हूँ कि मैं स्त्रियों को क्या करूँ, सिर पर चढ़ाऊं। आप सभी जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव के कई घर संभल गए हैं। और आप जानते हो मैं कैसा कार्य करता हूँ। किसी का घर टूट रहा है तो मैं उसको क्या करता हूँ, संभालता हूँ, उनको समझाता हूँ। और कितने घर मैंने टूटने से बचाए हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुत्व व्यवहार मुझे असह्य है। वो बोलता है, जिस घर की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, स्त्री की मान और प्रतिष्ठा के लिए मैं क्या हूँ, हमेशा लड़ता रहता हूँ। और लड़ना चाहिए। और इतनी मान प्रतिष्ठा उसके ईश्वर के दरबार दरबार में भी है। ऐसी स्त्रियों का अन्याय करना और अन्याय सहना भी मेरे लिए मुश्किल है। उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुत्व व्यवहार, पशु के समान व्यवहार मुझे असह्य है। मुझे ये सहन नहीं होता। अब सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। मैं उसको कुछ दंड नहीं देने वाला। अब बेनी बहादुर सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी हमारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो तो उसको कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। पिताजी समझाने लगे, अरे वो तो तेरा छोटा भाई है। जब भी कोई उसे गलती हो जाती है तो तुम क्या करो, उसके कान पकड़ो और समझाओ उसको। श्रीकंठ, अभी वो मेरा भाई नहीं है। बेनी बहादुर सिंह, स्त्री के पीछे एक स्त्री की बात सुनकर, पत्नी की बात सुनकर तो भाई से अलग हो रहा है। श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। उसके पास सोचने की बुद्धि नहीं है। और वो कैसा इंसान है, क्रूर है, अविवेकी है, विवेक नहीं है उसके पास। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी के कोई अनुचित काम किया है। देखो, वो मानने के लिए तैयार नहीं है उन्होंने कोई अनुचित काम किया है। किसने, लाल बिहारी ने। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। वो के चिलम पीने के बहाने वहां पर थोड़े लोग गांव के आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ के पति के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। क्योंकि गांव की स्त्रियां पहले से ही उनसे जलती थी, उनको पसंद नहीं करती थी। क्योंकि वो समझाते थे कि घर अलग अलग मत बसाओ, सब एक घर में रहो, अपने सास ससुर भाई बहन के साथ रहो। इसलिए गांव की औरतें उनको पसंद नहीं करती थी थोड़ी। तो इसलिए आज उन्होंने देखा कि श्रीकंठ अपने पत्नी के पीछे क्या कर रहा है, पिता से लड़ रहा है। तो उनको ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। उनको बेचैनी से होने लगी, कब सुनूं उनकी सभी बातें। तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बात से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। दब्बू मीन्स हर बात वो क्या करता है, सुनता है। दबक कर रहने वाला, हर बात सुनने वाला। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वो किताबों का कीड़ा है। गांव के लोग समझते थे कि श्रीकंठ क्या है, दब्बू है, बस पढ़ा लिखा है, लेकिन वो अपनी बात कभी किसी के सामने नहीं कहता। अपने पिताजी से आवाज उठाकर कभी बात नहीं करता है। वो क्या है, दब्बू है।
इसलिए वो किताबी कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। और बेनी माधव सिंह हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी बेटी की सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों को शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। लेकिन बाप बेटे का नाता कैसे था? श्रीकंठ ने कभी अपने बाप से उल्टी सीधी बात नहीं की थी। वो हमेशा अपने पिताजी का क्या करता था, आदर करता था, सम्मान करता था। और उसके पिता भी हर एक बात उससे पूछकर ही किया करते थे, क्योंकि वो घर में पढ़ा लिखा था। और आज लोग क्या करने लगे कि जब श्रीकांत अपने पिताजी से पत्नी के लिए बात करने लगे तो उनको हर्ष होने लगा। देखो, इतना समझाने वाला इंसान, इतना अच्छा इंसान आज क्या कर रहा है, पत्नी के कारण पिताजी से क्या कर रहा है, मुंह, पिताजी के मुंह लग रहा है, पिताजी से झगड़ा कर रहा है। और ये इस महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। कुछ कुछ बहाने कर कर लोग क्या करने लगे, उन दोनों की बातें सुनने के लिए वहां पर आ बैठे। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। उनको पता था किस कारण ये लोग आ रहे हैं। ताड़ गए मीन्स समझ गए, भांप लिए, बात को समझ लिए। वो उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। इन जो द्रोही है, जो लोग मेरे घर को, मेरी बेटी की और मेरी बात सुनने के लिए आए हैं, मेरे घर को टूटने पर मजा करने वाले लोग हैं, जो उनको हर्ष होने वाला है, उनको मैं ऐसा अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। और बोले, मैं तुमसे कुछ अलग नहीं हूँ, और तुम्हारे जी में जो आता है वो तुम करो। अब तो लड़के से मीन्स लाल बिहारी से क्या हुई है, गलती हुई है, उसका अपराध किया है उसने। इलाहाबाद का अनुभव रही झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। और जो ये है श्रीकंठ है, वो अपने पिताजी की बात नहीं समझ पाया। ग्रेजुएट हुआ इंसान उसकी वो बातों को नहीं समझ पाया। उसे डेबिटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उससे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वो उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। और उसने कहा, वो पिताजी की बात नहीं समझ पाया और बोला, मैं अभी क्या करूँगा, लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह पाऊंगा। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। और बेनी माधव बोले और उन्हें अच्छी सलाह दी कि जो बुद्धिमान लोग हैं मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। तुम तो बड़े हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ऐसे इंसान पर तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। वो बेसमझ लड़का है, तो जो कुछ भी भूल है उसे क्या करो, तो माफ करो। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।